रोहित जी पवन जी ने कह दिया एक ही जितना अमित कौर जी क्या वो बाद में जाते वक्त भी कर सकते हैं। वस्त्र अन्न वस्त्र द्वारा स्वागत करेंगे और आप सब लोग वहां बैठकर तालियों द्वारा स्वागत करेंगे उन सबका। अब मैं निवेदन करता हूं जिन्हें तालियों से स्वागत करेंगे। अगली स्वागत की कड़ी में निवेदन करता हूं हमारे जिले के जुझारू अध्यक्ष श्रीमान चंद्रपाल बख्शी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे जिला के आज की इस 11 साल में जो मोदी जी ने देश आज की ये बैठक रखी गई आज की वकारी श्री राजीव बब्बर जी, रविंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश की उप जिला के प्रभारी बड़े भाई विजय सोलंकी जी, CL मीना जी, जिला के तीनों महामंत्री संतोष जी, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, साथ साथ जो आज हमारे मेहमान आए हैं, आज की जो प्रोफेशनल मीट है अपने विभिन्न क्षेत्रों में स्वागत। पिछले जो सेवा की देश की उसको लेकर ये कार्यक्रम में इसमें मैं है आज मोदी जी के जो 11 वर्ष के कार्य थे उस बारे में हमें जान दिल्ली के तो बड़े भाई की बात को मानते हुए, क्योंकि आशीष यूनिवर्सिटी में मैं साथी था आशीष सूद जी का। अगर आशीष जी उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के रूप में, एक CC के रूप में और EC के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी आशीष जी का वहाँ आगमन हुआ। हमने नई बिल्डिंग को उस समय पुरानी बिल्डिंग से आशीष जी के साथ एक लंबा सफर शुरू करते हुए हमारे सीनियर हैं, तो उस नाते से जो सीनियर कहता है हम छोटे कुछ ही क्षणों के अंदर समाप्त करूंगा, क्योंकि आज अपनी गृह विधानसभा और अपने गृह जिले में यहाँ पर तालियां बजा दीजिए। तालियां इसलिए बजा दी, वो स्वर्णिम काल है, वो अमृत काल है। सभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके यहाँ से 2 मंत्री हैं, गृह मंत्री के रूप में रजौरी गार्डन से विधायक बनकर मंत्री बनकर इस पश्चिमी जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, मेरे साथ युवा मोर्चा हम सब लोग संपर्क में राजीव बब्बर जी, हमारा कामरा जी मेयर रही हैं, सोलंकी जी जिले के प्रभारी हैं, दोनों महामंत्री मंच पर और SC/ST मोर्चा का देश में गरीबी ना रहे, देश के अंदर आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सामाजिक स्थिति मजबूत हो, स्वास्थ्य स्थिति मजबूत हो, देश की शिक्षा नीति मजबूत हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो। ऐसे अनेक मोदी सरकार ने सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होकर ये 11 वर्ष
मोदी सरकार ने देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के विकास को, देश के विकसित भारत को ये समर्पित किए। और आने वाले समय में, क्योंकि ये देश का एक अमृत काल, 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, 2047 में देश उस साल में प्रवेश करेगा। तो अब से लेकर 2047 तक हम सब लोग एक प्रचंड और प्रखंड भारत को देखें, हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर बड़ा हो, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, वोकल फॉर लोकल हो। इन सब योजनाओं को और इन सब सपनों को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। हम सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत सौभाग्य है कि ऐसे स्वर्णिम काल के अंदर आप और हम अपनी वाणी को विराम देता हूं और विकसित भारत के लिए हम सब लोग संकल्पित हों, क्योंकि सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार की बातों को, सरकार के कामों को जनमानस तक पहुंचाना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। धन्यवाद रविंद्र जी। अब अगली बड़े भाई दिल्ली के गृह मंत्री आशीष जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आशीष जी। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस जिले के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रपाल बख्शी जी, मुझसे पूर्व जिन्होंने यहां वक्तव्य दिया, जो यहां वक्ता के नाते पार्टी के निर्देश पर यहां पधारे हैं, दिल्ली के पूर्व महापौर श्रीमान रविंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की दूसरी पूर्व महापौर बहन सुनीता कांगड़ा जी, अभी अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया है ऐसे भाई राजीव बब्बर जी, मंच पर विराजमान जिले के प्रभारी विजय सोलंकी जी, कार्यक्रम के संयोजक विलेंद्र आर्या जी, कुणाल साहनी जी और अनुसूचित एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भाई मीणा साहब, यहां उपस्थित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय सुभाष आर्या जी, सभी निगम पार्षदगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी मंडल के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी को आज इस योग दिवस के अवसर पर और पार्टी के सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11वीं वर्षगांठ को हम मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत छोटी है, जनता बहुत जल्द भूल जाती है उसने क्या देखा, क्या अनुभव किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कोई कमी थोड़ी ना थी। आज जिन हाईवेज पे आप दनदनाते हुए गाड़ियां चलाते हैं, इसकी मूल नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना के अंतर्गत रखी गई थी। आप सब अच्छी तरह जानते हो, शाइनिंग इंडिया कोई धोखा नहीं था। अटल जी ने इस देश की सेवा में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चूक हुई थी आपसे और मुझसे, क्योंकि अटल जी की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाकर बताने में हम कम पड़ गए और सरकार और देश फ्रेजाइल 5 में चला गया। वाजपेयी जी की सरकार ने गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। वाजपेयी जी की सरकार ने बड़े बड़े हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का काम किया। वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल भी देखा, परमाणु परीक्षण भी कराया। उन सब के बावजूद हम लोग
सरकार नहीं बना पाए क्योंकि हमने जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियों की बात नहीं की। जब हम सरकार में आते सिंधु के तहत वापस लेकर आए, ये आज की पहली बड़ी खबर है। और आप में से किसी ने फेसबुक पे नहीं लिखा होगा ले तेरे पापा ले आए, लिखा किसी ने? कह रही थी ना कांग्रेस, पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी। आज हम सबको लिखना चाहिए था, देख तेरे पापा ने वार रुकवा दी, देख तेरे पापा ने वार रुकवा दी 2 देशों की। हमारे छात्र जब तक नहीं निकलेंगे, गोलाबारी नहीं करोगे, बताओ उपलब्धि है या नहीं है? ये भारत की उभरती हुई ताकत की उपलब्धि है या नहीं है? बीच में रोज गोले चल रहे हैं, रोज गोले चल रहे हैं। वहां से अपने छात्रों को निकालने के लिए भारत कहता है आप युद्ध नहीं करोगे। अगर एक देश को बोला तू गोला नहीं चलाएगा, हमारा एयर स्पेस खोल, हमें अपने बच्चों को लेके जाना है, तो निश्चित रूप से दूसरे देश को भी कहा होगा ना भाई देख हमारे बच्चे जा रहे हैं, गड़बड़ मत करियो। जब यूक्रेन से लेकर आए तो पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा अपनी बसों पे लगाकर आए थे और अपने घर से निकल गए। और आपको याद है इसी चुनाव में उस घटना को लेकर कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था, बड़े बड़े वीडियो बनाए, पापा ने वॉर रुकवा दी, मीम बनाए, पापा ने वॉर रुकवा दी। तो आज हमें बताना पड़ेगा राहुल गांधी देख तेरे पापा ने वॉर रुकवा के हजारों बंदों को घर ले आए। ये भारत की ताकत की पहचान है, ये भारत की सैनिक को, इस बात की उपलब्धि को हमें गाकर बताना चाहिए। न केवल कूटनीति के मोर्चे पर, न केवल कूटनीति के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर भारत की सरकार ने 11 वर्षों में रिमार्केबल उपलब्धियां की हैं। रिमार्केबल उपलब्धि बैठे हैं आप में से और बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो आर्थिक विषयों के ज्ञाता होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे। जो 10 साल 5 सीटों के कारण वाजपेयी जी की सरकार गई, वो जो 10 साल थे, वो 10 साल भारत की इकोनॉमी के लिए नाइटमेयर, बुरे सपने जैसे 10 साल थे। इन 10 सालों में भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में आ गई। फ्रेजाइल 5 मतलब नीचे से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले 5 देश जो कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। बहनों और भाइयों, इकोनॉमी जब हम बताते हैं तो हमारे जनता में, पार्कों में, गली में, कॉलोनी में, चाय की दुकानों पर, जहां पे हम बैठते हैं, उन सब जगहों पर आधे लोगों को समझ नहीं आती है, आधे लोगों को समझ नहीं आती है। हमें बताना चाहिए, जो लोग आज राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो आज भारत से ये सवाल पूछते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न उठाते हैं, बार बार भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स को, भारत के हंगर इंडेक्स को, कभी कल्पना की है कैसे कैसे झूठ फैलाने का काम करते हैं। इसलिए हमें 11 साल की उपलब्धियां बताने की जरूरत है। कहा जाता है भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश से पिछड़ रहा है, कहा जाता है हंगर इंडेक्स में भारत बांग्लादेश से पीछे है। फ्रेजाइल 5 यानी भारत कंगाल होने के कगार पे खड़ा कर दिया था। और आज हमारा देश भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी विश्व के 4थे धनी देशों में, पैसे वाले देशों में भारत शुमार होता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है और इतनी ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में है। कल्पना करिए, आपने कभी सोचा है? ये गा गा कर बताने का विषय है। अमेरिका का राष्ट्रपति चिढ़ के मारे एप्पल कंपनी के मालिक को बुलाता है अपने घर और बोलता हो भाई सुन भाई, तू अमेरिका की कंपनी है, भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएगा।
भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएगा। क्यों शर्मा जी ऐसा बोला नहीं बोला? पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? बोला भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएगा, बंद कर दे भारत में फैक्ट्री। और वहां से निकलने के बाद अपनी फैक्ट्री को और जल्दी पूरा करने के लिए एप्पल कंपनी का मालिक लग जाता है। थोड़े दिन में जो मोबाइल अमेरिका में एप्पल का बिकेगा उस पे मेड इन इंडिया का लेबल होगा, मेड इन इंडिया का लेबल। ताकत की पहचान है। मैं आपको भारत की बाकी ताकत वॉर रुकवादी के बाद बता नहीं रहा हूं, आप सब पढ़ रहे हो रोज। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को फोन करे, मेरे यहां होता जाइयो, आदमी कहता थी रोटी बाद में खाऊंगा, पहले आ रहा हूं तेरे यहां, वहीं आके खाऊंगा। और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता टाइम नहीं है भाई, फिर देखेंगे तेरे पास। ताकत देखिए, राजीव जी बता रहे थे जनधन अकाउंट खोले, आप इस बात को देखकर हैरान हो जाएंगे 54 करोड़ जो बैंक खाते खुले उसमें 56% महिलाएं हैं। इन खातों का उपयोग क्या हुआ? केवल इतना ही उपयोग नहीं हुआ, उसमें इतने पैसे आ गए। भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए, भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए इन खातों का इस्तेमाल हुआ। जब कोविड में अपने रिश्तेदारों के शव को लोग एक कमरे में से दूसरे कमरे में देखते नहीं थे, तब उन गरीब घरों में डिजिटली पैसा बैंक के खातों के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वो दौर था कोविड का। डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हो मोदी जी, फ्रॉम वेयर विल ही गेट द इंटरनेट? तब चिदम्बरम के यू वांट सब्जी वाला टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हाउ कैन ही यूज इट? वेयर विल ही गेट द इंटरनेट? आज विश्व में होने वाली टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 50% भारत में होते हैं। 50% भारत में, 50% भारत में होते हैं। राजीव जी कह रहे थे कि सब्जी वाला भी बारकोड दिखाता है, हमारी पार्षद जी मंदिर गई थी, शशि जी, ये मंदिर गई तो मांगने वाला बैठा था, तो इन्होंने गलती से कह दिया खुले नहीं है, तो उसने नीचे दिखा ले बारकोड तो है, मैडम बारकोड से दे दो। हुआ था ना शशि जी? उसने कहा जी पैसे खुले नहीं है, तो कहां जा कर रहे हो, ये बारकोड है। ये भारत की डिजिटल इंडिया की ताकत बनी, भारत की आर्थिक ताकत बनी। 54% से ज्यादा लोग 2014 से पहले, 54% से ज्यादा लोग 2014 से पहले गरीबी रेखा, जो जिसे बड़ी गरीबी कहते हैं, आज आंकड़ा आता है कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल के लाए। पहले खबरें छपती थी एफसीआई के गोदाम में इतना गेहूं गल गया, पहले खबरें छपती थी आदमियों ने गाय का चारा खा लिया। और आज 80 करोड़ लोगों को भारत की सरकार ने निर्णय कर रखा है कि उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा, किसी को भूखा सोने नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भूखे हैं या बिल्कुल हैंड टू माउथ है। सरकार ने उत्पादन इतना बढ़ा लिया, उसका भंडारण इतना बढ़िया कर लिया है कि सरकार के पास हमारा देश अन्न क्षेत्र में अपने आप में पूर्ण स्वावलंबी हो गया है। इसलिए 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अनाज देने का काम करती है ये। अब देखो समस्या क्या है, एक बार जो मिल गया ना वो तो मेरी फूफी ने दे दिया, बस मेरा हो गया। मगर जब तक जनता को ये
एहसास आप नहीं दिलाओगे। अब हम भी क्या करते हैं, मैंने देखा है पार्टी के 25 लोग जाते हैं घर घर पर्चा बांटने। हाँ अम्मा, सिलेंडर दिया ना मोदी ने, सिलेंडर दिया ना मोदी ने, ऐसे धमकाते थे तो उसने सिलेंडर लेके गलती कर ली हो। हमारा काम जन कल्याण की नीतियों को लास्ट माइल तक पहुंचाना है। हमारा काम जनता को उसके टैक्स के गाड़ी पैसे से बिना भ्रष्टाचार के सुविधाएं पहुंचाना है। तो सम्मान के साथ उसके घर में बैठकर उसे याद दिलाना होगा कि आपकी सरकार आपके द्वार जब आती है तो आपके लिए सुविधाओं का अंबार लेकर आती है। और हम हैं, अगर कोई दिक्कत है, हम हैं अगर कोई दिक्कत है। देश में बदलते हुए वातावरण को लोगों को एहसास कराना होगा। 11 साल, या ये 11 साल सच्चाई से सपनों तक जाने के 11 साल हैं। 11 साल पहले देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुके रहते थे। 11 साल पहले देश में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्हें पूरा होने में 70-70 साल, 60-60 साल लग गए। आज वही देश है जहां मेगा प्रोजेक्ट है और वो भारत की पहचान बन गए हैं। चेनाब ब्रिज तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, 2004 से अटका हुआ था और आने के बाद 2025 में विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाकर मोदी जी ने भारत के गौरव को, भारत की बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान को जनता के बीच में स्थापित करने का काम किया। बताइए, 1960 से रुका हुआ था जिसको मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करके जनता को समर्पित किया गया। ये बदला है 11 सालों में इस देश में। 11 सालों में देश का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। आज देश की पहचान फर्राटेदार मेट्रो के बीच पे होती है और आज देश में मेट्रो का नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच गया। 1000 किलोमीटर से मुझे याद, 1000 किलोमीटर मेट्रो है देश में। 1000 किलोमीटर मेट्रो, कहीं अंडरग्राउंड है, कहीं ओवरग्राउंड है। फिल्मों में देखा करते थे, फिल्मों में बेरूत की शूटिंग दिखाते थे, कहीं सिंगापुर की दिखाते थे। नीचे रोड चल रही है, ऊपर ब्रिज चल रहा है, उसके ऊपर रेल जा रही है। आज आपके राजा गार्डन पे सरेआम जा रही है और हम लोग इसको अपना गौरव के रूप में देश के सामने बताना चाहिए। और केवल यही नहीं, 20 जगह जा रही है। धौला कुआं पे देखिए, और ये देश के इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। मैं आपको ये नहीं गिनवा रहा हूं देश में पहले कितने किलोमीटर हाईवे बनता था और आज कितने किलोमीटर हाईवे बनता है। 35 किलोमीटर रोज सड़क बनती है। वो पूछते हैं ना, रोजगार कहां है, रोजगार कहां है। रोज जब इतनी सड़क बनती है, जब रोज इतनी बड़ी सड़क बनती है, तो कहीं पे कोई होटल चलाता है, कोई ढाबा चलाता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई ठेकेदार होता है, कोई वहां पे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स देता है। चौहत्तर से बढ़कर 159 एयरपोर्ट हो गए देश में। 74 से बढ़कर 159 एयरपोर्ट्स हो गए देश में। क्या असर है इससे? आपका आना जाना सुगम हुआ, रोजगार बढ़ा। इसलिए इन सब बातों पर हमें समय समय पर जनता के बीच में जाकर इन बातों को बताना है। शुरू कर दिया है और 4 साल हो गए लगातार, 5 साल मुफ्त इलाज देते हुए। 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को
देश में मुफ्त इलाज देना शुरू कर दिया। ये हमारे बढ़ते हुए आर्थिक ताकत, हमारे बढ़ते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बढ़ती हुई गुड गवर्नेंस की पहचान है। 10 साल का यूपीए का शासनकाल, 10 साल का यूपीए का शासनकाल। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा ना, जमीन बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, आसमां बेच देंगे। ये कांग्रेस वाले ऐसे ना, शेर चलता था। कोयला बेचा, स्पेक्ट्रम बेचा, सब चीज बेचते गए, सब चीज बेचते गए। 11 साल हो गए, 11 साल। 11 साल में एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई लगा नहीं पाया। गवर्नेंस के वो पैमाने स्थापित किए। हाई कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। कौन चाहता है मेरे आसपास भ्रष्टाचार हो? अगर आज हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, आज हम अपने देश में गवर्नेंस के अच्छे पैमाने स्थापित करते हैं, तो क्या 11 सालों की हमारी सरकार की उपलब्धि के रूप में हमें गली गली जाकर बताना नहीं चाहिए? हर विधानसभा में हजारों लोगों को 70 साल से ऊपर के कार्ड बन रहे हैं। हजारों लोग आज उस पे मुफ्त इलाज प्राप्त करना शुरू कर दिया है। अभी 120 दिन मुश्किल से हुए हैं दिल्ली में आपकी सरकार बने हुए। माफी चाहता हूं, मैंने आपकी कह दिया, भाजपा की सरकार कहना चाहिए है। आप सभी की सरकार बने हुए केवल 120 दिन हुए। ये है नरेंद्र मोदी जी के प्रशासन की ताकत और उनके मोटिवेशन से चल रही। कोई एलिगेशन नहीं है। खुद सरकार कहती थी 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज बटन दबाते हैं तो करोड़ों किसानों को बिना बाधा के पैसे मिलते हैं। इसलिए मित्रों, ये समय है बदलते भारत के स्वाभिमान को, बदलते भारत की ताकत को, इस अप्रोच के साथ पार्टी जो ये 11 साल पर बार बार बुलाकर आप लोगों को ये कार्यक्रम करने का निर्देश देती है, इसीलिए देती है कि आप सब लोग यहां उपस्थित सभी डॉक्टर, बैंकर्स, वकील, सभी माताएं, बहनें, दोस्त, बुजुर्ग, इन सभी को मेरा निवेदन है, जहां जहां आप बैठे, जिसके साथ आप बैठे, ठोक बजाकर अपनी उपलब्धियों के बारे में कहें। बताने का जिम्मा हमारा है, क्योंकि हमने अगर इसको नहीं बताया तो हमारा ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस गिनी जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैंने अपने जितना मेरा ज्ञान है उसके मुताबिक मैंने आपको कुछ बातें बताने की, और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा देखते, सुनते, पढ़ते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 11 साल की इन उपलब्धियों को, बदलते भारत की इस तस्वीर को, बदलती दिल्ली के इस तस्वीर को पूरे गौरव और पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में लेके जाएं। आने वाला समय, मेरे मित्र रविंद्र भाई कह रहे थे, ये अमृत काल है। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति का ये टर्निंग पॉइंट है। आज हर जगह संयोग से तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम सब मिलकर अपनी उपलब्धियों को गाते हुए आगामी 5 वर्षों में इस दिल्ली के तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। आइए, आज 11 साल की उपलब्धियों की चर्चा के समय में हम सब संकल्प ले, हम सब प्रण ले कि हम अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर बदलते भारत की इस गौरव को, बदलती दिल्ली की इस तस्वीर को जगह जगह पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आशीष जी। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में जो उपलब्धियां थी उनके बारे में हम सबके बीच में अपनी बात रखी और हम इसके बारे में बताया। मैं आदरणीय आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
भाई राजीव बब्बर जी ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत सारगर्भी तरीके से अपनी बात रखी। भाई राजीव जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूर्व में मेयर रहे आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी ने भी अपनी बात रखते हुए सेवा सुशासन और गरीब कल्याण यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने समृद्ध काल से लेकर के 2047 में विकसित भारत में किस तरीके से हम सबको कार्य करना है इसके बारे में बताया। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहन सुनीता कांगड़ा जी का, CL मीना जी का और आज की अध्यक्षता कर रहे भाई चंद्रपाल बख्शी जी को, आप सब कार्यकर्ताओं को सब आगे गति और चालना देने का काम करते ही हैं। और तीनों महामंत्री और विशेष तौर पर डॉक्टर साहब जो इस मीट के संयोजक हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय सुभाष आर्य जी, सभी सम्मानित निगम पार्षद, सभी जिला और मंडलों के पदाधिकारियों, आए हुए सभी हमारे जो प्रोफेशनल मीट में विभिन्न अपने व्यवसायों से आए हुए सभी अतिथिगण हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।